तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पॉलिटेक्निक मंत्रा में। आज हम केमिस्ट्री के बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑक्सीकरण तथा अपचयन और इसी के साथ उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरक भी पढ़ेंगे इसके बाद। तो देख लेते हैं ऑक्सीकरण तथा अपचयन। तो पहले हम लोग जरा बात कर लेते हैं, आप वीडियो को पूरा देखिए, इसकी मत कीजिएगा। बात करते हैं पहले हेडिंग है ऑक्सीकरण। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है जब आपको नाम से ही ज्ञात हो रहा है कि ऑक्सीकरण तो ऑक्सीजन होगी। जब ऑक्सीजन या ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ता है या अथवा कोई हाइड्रोजन तथा या धन विद्युतीय तत्व निकलता है तो यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या होती है। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, तो एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं 2Mg प्लस O2 हमें गिफ्ट करता है 2MgO। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑक्सीजन मैग्नीशियम के साथ सहयोग कर रहा है तो 2MgO बन रहा है, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण होगा। इसी के बाद दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 2HCl, यह हमें देता है H2 प्लस Cl2। तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन निकल रहा है तो यहाँ पर भी ऑक्सीकरण संख्या हो गए। इसी प्रकार एक तीसरा एग्जाम्पल जो धन मतलब जो ऋण विद्युतीय तत्व पे आधारित था, तो तीसरा बचता है 2FeCl2 प्लस Cl2, ये हमें गिफ्ट करता है 2FeCl3। यहाँ पे देखते हैं ऋण विद्युतीय तत्व है। ऋण विद्युतीय तत्व जब जुड़ता है तो भी होता है ऑक्सीकरण। तो अब बात कर लेते हैं अपचयन की। तो अपचयन क्या होता है जानते हैं? तो चयन क्या होता है? इसमें हाइड्रोजन या धन विद्युतीय तत्व जुड़ता है तो वहां पे अपचयन, अथवा कोई ऑक्सीजन या फिर ऋण विद्युतीय तत्व निकलता है तो अपचयन होता है। तो इसके लिए भी ये अपचयन जो होता है या अपचयन की जो भी अभिक्रिया होती हैं वो ऑक्सीकरण अभिक्रिया की उल्टी होती हैं। यदि आप ऑक्सीकरण की जितनी भी अभिक्रियाएं उनको पलट कर रख देंगे तो वहाँ पर आपको अपचयन की अभिक्रियाएं प्राप्त हो जाती हैं। जैसे कि आपको हमने पहले ऑक्सीकरण में ये बताई थी, ये रिएक्शन आपको पता ही होगा, H2 प्लस Cl2 गिव्स 2HCl। वहाँ पर हमने बताया था 2HCl को इधर रखा है, यानी 2HCl वहाँ पर अभिकारक था और H2 प्लस Cl2 हमको उत्पाद मिलता है। तो यहाँ पे H2 प्लस Cl2 को हम अभिकारक के रूप में रख के 2HCl उत्पाद प्राप्त होता है। यहाँ पे देख सकते हैं हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ रहा है Cl2 के साथ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे अपचयन हो जाएगा, अपचयन। तो ये हो गया। तो अब बात कर लेते हैं जो एक नई परिभाषा होती है ऑक्सीकरण अपचयन की, जो इलेक्ट्रॉनों के आधार पर होती है। तो अब उसको भी देख लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण अपचयन का इलेक्ट्रॉन आधार। तो पहले बात कर लेते हैं ऑक्सीकरण की। ऑक्सीकरण में क्या होता है? ऑक्सीकरण में जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं Na है, जब ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये बन जाता है Na+। ये हो जाता है ये इलेक्ट्रॉन के आधार पर जब कोई इलेक्ट्रॉन त्यागता है परमाणु तो वहाँ पे ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण। तो अब बात करते हैं अपचयन की। तो अपचयन क्या होता है? जब कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वहां पर होता है अपचयन। जब इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करता है तो वहां पर होता है अपचयन। तो यहाँ पे Fe+3 था, तो यहाँ पे प्लस एक इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण करेगा तो यहाँ बन जाएगा Fe+2, सॉरी Fe+2 बन जाएगा। होता है फेरिक आयन और ये होता है फेरस आयन। तो बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीकरण बात करते हैं ऑक्सीकरण संख्या की। ऑक्सीकरण संख्या क्या होती है? ऑक्सीकरण संख्या एक अणु के एक परमाणु में प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित प्रभावी आवेशों की संख्या को ऑक्सीडेशन संख्या कहते हैं। तो आप ऑक्सीडेशन संख्या कहते हैं। इसे एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे HCl होता है, HCl के मध्य में संयोजक बंध उपस्थित होता है, जहाँ पे Cl की विद्युत ऋणात्मकता H से हाइड्रोजन से अधिक होती है। तो यहाँ पे Cl की ऑक्सीडेशन संख्या हो जाएगी -1 और हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी +1। तो ये होता है एग्जाम्पल। तो अब बात कर लेते हैं ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीकरण संख्या या तथा संयोजकता में अंतर। तो ऑक्सीकरण संख्या तथा संयोजकता में अंतर रहते हैं। तो इसके लिए मेन 2 पॉइंट होते हैं। जैसे पहला पॉइंट होता है कि ऑक्सीकरण संख्या निगेटिव हो सकती है लेकिन कभी संयोजकता कभी निगेटिव नहीं होती है। तो ऑक्सीकरण संख्या -1 भी हो सकती है, -2 हो सकती है, लेकिन कभी भी संयोजकता माइनस में नहीं होती है। ठीक है। दूसरा होता है कि
ऑक्सीडेशन नंबर 0 हो सकता है, लेकिन संयोजकता कभी भी किसी भी पदार्थ की 0 नहीं होती है। संख्या मतलब संयोजकता होती है 0 नहीं होती है, बल्कि 1 2 मतलब वही प्लस में ही होगी। यही होते हैं 2 1 मामूली से अंतर थे साधारण से। तो अब बात कर लेते हैं एक ऑक्सीकारक तथा अपचायक के बारे में। तो बात कर लेते हैं ऑक्सीकारक एवं अपचायक की। तो ऑक्सीकारक अपचायक की जितनी भी जो भी परिभाषा है वो ऑक्सीडेशन संख्या यानी ऑक्सीकरण संख्या पर आधारित है। तो जब ऑक्सीकरण संख्या घटती है तो वहाँ पर ऑक्सीकारक होता है, और जब ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है तो वहाँ पर अपचायक होता है। तो आप लोग को एक रिएक्शन के थ्रू समझाते हैं कि क्या होता है। तो रिएक्शन के देख लेते हैं। रिएक्शन है SnCl2 प्लस HgCl2 गिब्स है SnCl2 प्लस HgCl2। यहाँ पे SnCl2 की जो ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन संख्या है वो +2 होते हैं, और जो HgCl2 की ऑक्सीडेशन संख्या है वो भी +2 है। और जो यहाँ पे SnCl2 की ऑक्सीडेशन संख्या है ये यहाँ पे +4 है और यहाँ पे +1 है, क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन संख्या, क्योंकि डी ब्लॉक के तत्व, डी ब्लॉक के जितने भी तत्व होते हैं वो द्विसंयोजी होते हैं। तो ऑक्सीजन 2-3 प्रकार के ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं। तो यहाँ पे इसीलिए इनकी ऑक्सीडेशन संख्या बदल गई है। तो आप इससे कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे यह देखते हैं कि जो यहाँ पे SnCl2 जो था, SnCl2 है वो अपचायक है। अपचायक क्यों है? क्योंकि जिसके ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई है, यहाँ देख सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर जब बढ़ती है तो अपचायक होता है। इसी प्रकार SnCl2 यहाँ पे अपचायक हो गया। और HgCl2 जो था, HgCl2 ये ऑक्सीकारक हो जाएगा। ऑक्सीकारक इसलिए हो जाएगा क्योंकि जिसकी जो ऑक्सीडेशन नंबर थी वो +2 से घट करके +1 हो गई है। तो बस इतना ही था ये ऑक्सीकरण एवं तथा अपचयन की अभिक्रिया के बारे में। तो अब बात कर लेते हैं उत्प्रेरक एवं उत्प्रेरण के बारे में। फिर उसके बाद हम लोग इसके कुछ क्वेश्चन भी हैं महत्वपूर्ण जो डिस्कस करेंगे। तो पहले बात कर लेते हैं उत्प्रेरण की। तो उत्प्रेरक क्या होते हैं? उत्प्रेरक वे होते हैं जो किसी रासायनिक अभिक्रिया की गति में परिवर्तन कर देते हैं, वो उत्प्रेरक होते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया में इनमें भाग नहीं लेते हैं, और जो शुरुआत में इनका उत्प्रेरक का द्रव्यमान और रासायनिक संकरण होता है वह अभिक्रिया पूर्ण होने के बाद भी वैसा ही बना रहता है। और जब यह उत्प्रेरक की उपस्थिति में जो भी अभिक्रियाएं होती हैं उन्हें उत्प्रेरण कहते हैं। तो उत्प्रेरण 2 प्रकार के होते हैं। तो पहला होता है समांगी उत्प्रेरण तथा द्वितीय होता है विषमांगी उत्प्रेरण। तो बात करें समांगी उत्प्रेरण की, जब अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था समान होती है तो वहाँ पर समांगी उत्प्रेरण होता है। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं। SO2 प्लस O2, यहाँ पे NO और बन जाएगा टू ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2SO3 बन जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो SO2 भी गैस है, O2 भी गैस है, जो नाइट्रोजन ऑक्साइड NO ये भी गैस है। तो ये भी गैस थी और ये भी गैस थी। तो यहाँ पर अभिकारक और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं समान है, जो यहाँ पर समांगी उत्प्रेरण होगा। ये था इसका एग्जाम्पल। अब बात करें तो विषमांगी उत्प्रेरण की। तो विषमांगी उत्प्रेरण में अभिकारक तथा उत्प्रेरक की भौतिक अवस्थाएं भिन्न भिन्न होती हैं, तो वहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरण होता है। इसका एक जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2SO2 प्लस O2, यहाँ पे प्लेटिनम ले होगा 450 डिग्री सेल्सियस पर, तो बनेगा 2SO3। तो यहाँ पे प्लेटिनम एक ठोस है। प्लेटिनम ठोस जहाँ भी उत्प्रेरक और जो अभिकारक है वहाँ भी गैस है। तो उत्प्रेरक और अभिकारक की भौतिक अवस्था भिन्न भिन्न है, तो यहाँ पर विषमांगी उत्प्रेरण होगा। तो बात कर लेते हैं कुछ उत्प्रेरण के। तो पहला उत्प्रेरकों के कुछ निम्न लक्षण है। तो पहला लक्षण होता है कि वो उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं, ये उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। दूसरा होता है कि जो उत्प्रेरक होते हैं वो केवल अल्प मात्रा में ही प्रयोग किया जाता है, जितना कारक होगा उससे बहुत ही छोटी मात्रा में निम्न मात्रा में प्रयोग करते हैं। तीसरा होता है कि ये रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते हैं, केवल उसी गति को परिवर्तित करते हैं, यानी परिवर्तित करने मतलब धीमा या तेज करते हैं केवल, और रासायनिक अभिक्रिया को प्रारंभ करने में इनका कोई भी योगदान नहीं होता है। तो चौथा होता है जो उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है, जो दोनों ओर को चलती हैं, उनमें अग्र तथा पश्च अभिक्रियाओं की दरों में समान रूप से कार्य करते हैं, अर्थात रासायनिक साम्य की अवस्था को प्रभावित नहीं करते हैं। तो बात कर लेते हैं उत्प्रेरकों के प्रकार के बारे में।
तो बात कर लेते हैं कुछ उत्प्रेरकों के प्रकार के बारे में। पहला है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक जो अभिक्रिया की दर को बढ़ा देते हैं, अभिक्रिया की दर की गति यानी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं, तो उन्हें धनात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में N2 प्लस 3H2, यहाँ पे आयरन 500 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे ताप हो जाएगा और 200 वायुमंडल दाब हो जाएगा रेडियम। तो यहाँ पे हमें बन बात होती है अमोनिया यानी 2NH3। तो यहाँ पे जो ये आयरन, ये जो Fe है, यहाँ पे आयरन है, ये अभिक्रिया की दर को बढ़ा देता है। तो यहाँ पे जो Fe होगा वो यहाँ पे धनात्मक उत्प्रेरक का कार्य कर रहा है, यानी यह Fe धनात्मक उत्प्रेरक होगा। तो बात करें ऋणात्मक उत्प्रेरक की, तो ऋणात्मक उत्प्रेरक वे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं, जो उन्हें मंदक भी कहते हैं। अभिक्रिया की गति को कम कर देते हैं तो इन्हें मंदक भी कहते हैं। इसका एक एग्जाम्पल होता है 2H2O2, जो टूटता है किसी H3PO4 की उपस्थिति में तो बनाता है 2H2O प्लस O2। तो यहाँ पे H3PO है, जो P4 H3PO4 है जो यहाँ पर, वो अभिक्रिया की गति को बहुत धीमा कर देता है। तो यहाँ पर ये ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है। तो बात करें तो उत्प्रेरक क्या होता है? जब किसी रासायनिक अभिक्रिया जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बना उत्पाद ही उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो वहाँ पर उत्प्रेरक होता है। तो जैसे एक अभिक्रिया है एथिल एसीटेट दी है C3H2S5, ठीक है। जब जल जगाते हैं यानी H2 वो जगाते हैं तो यहाँ पर एस्टिक अम्ल यानी कि CH3COOH और तथा एथिल अल्कोहल बनता है यानी C2H5OH। तो यहाँ पे जो एस्टिक अम्ल होता है यहाँ पर स्वयं उत्प्रेरक का कार्य करता है। तो ये सब क्रिया में उत्प्रेरक होता है। तो बात कर लेते हैं चौथे इंडिकेटर क्या होता है। जब एक अभिक्रिया किसी दूसरे अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य करती है तो वहाँ पर प्रेरित उत्प्रेरक, उस अभिक्रिया को प्रेरित उत्प्रेरक कहते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। तो पहले एग्जाम्पल है जो सोडियम आर्सेनाइड होता है। सोडियम आर्सेनाइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत नहीं होता है। तो Na3AsO3 प्लस O2 जो नो रिएक्शन होती है। तो अब जो सोडियम सल्फाइड होता है, तो सोडियम सल्फाइड वायु द्वारा ऑक्सीकृत हो जाता है। तो उसको भी लिख लेते हैं। तो Na2SO3 प्लस O2 यहाँ पे पेट्रोल लिएगा तो रिएक्शन बैलेंस नहीं होगी इससे। तो 2O2 क्या हो जाएगा NO2SO4। जब सोडियम आर्सेनाइड और सोडियम सल्फाइड के विलयनों को आपस में मिलाकर वायु प्रवाहित करते हैं तो इसका भी ऑक्सीकरण हो जाता है। तो देख लेते हैं, हो जाएगा Na3AsO3 NO2SO3 प्लस O2, यहाँ मिलेगा हमें NO2SO4 और Na3AsO4। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीकरण हो गया है। तो आप देख सकते हैं जो यह क्रिया थी इस अभिक्रिया के लिए उत्प्रेरक का कार्य कर रही है। तो यहाँ पर प्रेरित उत्प्रेरक हो जाएगा। तो बात कर लेते हैं उत्प्रेरक वर्धक एवं उत्प्रेरक विष के बारे में। तो पहले बात करते हैं उत्प्रेरक वर्धक क्या होता है। उत्प्रेरक वर्धक जो अभिक्रिया की दर यानी अभिक्रिया की शक्ति को जो बढ़ा देते हैं, तो उत्प्रेरक की शक्ति को बढ़ा देते हैं तो उत्प्रेरक वर्धक कहलाते हैं। तो जैसे हैबर विधि जो होती है, हैबर विधि आपको पता ही है, अमोनिया बनाने की हैबर विधि होती है। तो हैबर विधि में जो N2 प्लस 3H2 यहाँ पर उत्प्रेरक आयरन कार्य करता है Fe जो बताया था अभी, और 500 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है और 200 डिग्री सेल्सियस मतलब 200 वायुमंडल दाब होता है 200। तो यहाँ पे हमें अमोनिया प्राप्त होती है 2NH3। तो यहाँ पे हम अगर थोड़ी सी अल्प मात्रा में केवल मॉलिब्डेनम यानी मॉलिब्डेनम मिला देंगे तो यह क्रिया बहुत ही तेजी हो जाएगी। तो यहाँ पे जो मॉलिब्डेनम होगा ये उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है। तो बात कर लेते हैं उत्प्रेरक विष की। तो बात कर लेते हैं उत्प्रेरक विष की। उत्प्रेरक विष का होता है वे जो उत्प्रेरक जो क्रिया में उपस्थित उत्प्रेरक की शक्ति को
नष्ट कर देते हैं या फिर कम कर देते हैं, वहाँ उत्प्रेरक विष कहलाते हैं। तो जो H2SO4 के बनाने की जो संपर्क कक्ष विधि होती है वो पहले लिख देते हैं, बताते हैं। H2SO4 बनाने की जो संपर्क कक्ष विधि होती है उसमें जो आर्सेनिक ऑक्साइड मिला देते हैं अल्प मात्रा में, तो वो उत्प्रेरक जो गति होती है H2SO4 बनाने की वो बहुत ही धीमी हो जाती है, बहुत ही धीमी हो जाती है। तो बस अब आप क्रिया देखते हैं। वो क्रिया होती है जो होती है 2SO2 प्लस O2। यहाँ पे प्लेटिनम उत्प्रेरक होता है। अगर यहाँ पे थोड़ी सी मात्रा पे जब हम वो आर्सेनिक ऑक्साइड मिला देते हैं H2O3, तो यहाँ पे बात होता है 2SO3 होता है। यहाँ पे जो आर्सेनिक ऑक्साइड है क्रिया की गति को बहुत ही धीमा कर देगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो पे हम कुछ एक नया टॉपिक एवं कुछ इसके न्यूमेरिकल लेके आएंगे। तो अभी यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे। धन्यवाद। Keep it real.